सीईसी की ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस पर हम चर्चा कर रहे हैं और पिछले 9 व्याख्यानों में मैंने आपके समक्ष नाटक के कुछ अंश, उनकी व्याख्या और उन अंशों के आधार पर नाटककार के विषय में कुछ विशेष बातें आपके साथ साझा की। उसी कड़ी में मेरा आज 10वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान को आरंभ करने से पूर्व मैं आपको पूर्व व्याख्यान में जिस पर चर्चा की थी उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी, क्योंकि ये अगला व्याख्यान भी उसी से संबंधित है। उस व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि जितना अंश हम पढ़ चुके हैं नाटक का, उसके बाद का जो भाग है वो मुख्य संधि है। तो उसी संदर्भ में मैं आपके सामने संधियां क्या होती हैं और नाटक में उनका क्या महत्व है, इस पर चर्चा कर रही थी। तो इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि नाटक के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। उनमें पहला होता है वस्तु, जिसको हम कथा वस्तु या स्क्रिप्ट अंग्रेजी में कहते हैं, और दूसरा होता है नेता, जो नाटक के पात्रों का अनुकरण करते हैं, अभिनय करते हैं, और तीसरा होता है रस। रस अर्थात उस नाटक को पढ़कर या देखकर जो तृप्ति, जो आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे हंसने वाले दृश्य को देखकर हंसी आ जाना, अगर ऐसा कोई करुण दृश्य है तो आंखों में पानी भर आना, ये रस होता है। और जो नाटक रसाभिव्यक्ति में सफल होता है वही वास्तव में सफल नाटक कहलाता है। तो आज मैं आगे आपके संधियों के विषय में ही आपसे बात करूंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि संधियों की आवश्यकता नाटक में क्यों है, संधियों का महत्व क्यों है। देखिए, भरत ने अपना नाट्य शास्त्र जिसकी रचना की वो बहुत ही प्राचीन काल में की। इसी प्रकार से काव्य प्रकाश, काव्य शास्त्र से संबंधित दशरूपक धनंजय द्वारा रचित और साहित्य दर्पण विश्वनाथ द्वारा रचित, इनमें काव्य नाटक के संदर्भ में नियम दिए गए हैं। और संस्कृत में जो ये नियम दिए गए हैं वो न केवल संस्कृत नाटकों के लिए, अपितु जितने भी नाटक लिखे जाते हैं उन सब के लिए उनका महत्व और उनकी आवश्यकता है। इन नियमों के बिना कोई भी नाटक जो है वो सफल नाटक नहीं हो सकता। और जहाँ तक ये बात संधियों की है, तो संधियाँ ही नाटक की कथा वस्तु को जोड़ती हैं। संधियों का संबंध वस्तु अर्थात कथा वस्तु से होता है, नाटक की स्क्रिप्ट से होता है। आज भी हम जब देखते हैं तो बॉलीवुड के यदि हम चलचित्रों की बात भी करें तो वहाँ पर भी सबसे अधिक महत्व दिया जाता है पटकथा को। जो नाटक की जो मूवी दिखाई जानी है, मूवी बनाई जानी है, उसकी कथा वस्तु, उसका कथानक कैसा है। बहुत सारे ऐसे चलचित्र आते हैं और चले जाते हैं और जिनको किसी को याद भी नहीं होता, अर्थात वो बिल्कुल असफल होकर चले जाते हैं। उसका यही कारण है कि उनकी जो पटकथा है वो कमज़ोर होती है। हाँ, उसके निर्देशन और उसके जो अभिनय करने वाले हैं वो भी महत्वपूर्ण अंग हैं, इसीलिए तीनों के लिए कहा, वस्तु भी, नेता भी और रस भी। परंतु सर्व प्रमुख होता है नाटक की कथा वस्तु। इसीलिए जब नायक के पास लेके जाई जाती है कहानी किसी चलचित्र को बनाने के लिए, तो सबसे पहले नायक पूछता है कि मुझे इसकी सबसे पहले स्क्रिप्ट देखनी है, इसकी कथा वस्तु देखनी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कथा वस्तु तब भी सब अच्छी कथा वस्तु हो जाती है जब उसमें ये जो 5 संधियाँ, जिनके विषय में मैंने कल पिछले व्याख्यान में भी बात की और अभी भी मैं उनके विषय में आपके सामने बात करूँगी, जो प्राचीन काल में भी और आज के समय में भी
उनका उतना ही महत्व है जितना पहले था। क्यों? क्योंकि यदि नाटक में जो संधियां बताई गई हैं, इन संधियों का यदि क्रमशः क्रम पूर्वक नाटक में प्रयोग नहीं किया जाता तो वो नाटक जो है वो उसकी कहानी कहीं की कहीं पहुंच जाती है, कथानक आपस में जुड़ नहीं पाता है। तभी कभी भी हम ऐसा चलचित्र देख कर आते हैं, हम कहते हैं हमें पता ही नहीं कि नाटक में आरंभ तो कुछ और था और उसका जो एंड है, जो उसका अंत है, वो समझ ही नहीं आया क्या है। तो ये कब होता है? जब नाटक में संधियों का प्रयोग ठीक ढंग से ना किया गया हो और क्रम पूर्वक ना किया गया हो, क्योंकि नाटक के कथानक को संधियां ही जोड़ती हैं। और मैंने आपके सामने मुद्रा राक्षस में से आपके सामने पिछली बार वो पद्य रखा था जिसमें स्वयं विशाखदत्त ने ये स्वीकार किया कि कोई भी नाटक बिना इन 5 संधियों के सफल नाटक नहीं कहला सकता, और इनका प्रयोग करके नाटक लिखना बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि कष्टकारी इसलिए है कि उसे ध्यान रखना पड़ता है कि कहानी को किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है, ताकि कहानी जो है, कथानक कहीं बीच में ही गुम ना हो जाए। जिस प्रयोजन के लिए वो कथानक लिखा गया है वो कहीं उसका जो उद्देश्य ही समाप्त ना हो जाए, इसलिए बड़े ही अवधानता पूर्वक, बड़े ही ध्यान से उस नाटक के जो कथा वस्तु है उसको लिखा जाता है, उसकी रचना की जाती है। इसीलिए एक राजनीतिज्ञ को राजनीति में जिस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार से जो एक नाटककार है उसको भी नाटक लिखने में अनेक कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। ये मुद्रा राक्षस में चतुर्थ अंक में स्वयं विशाखदत्त ने स्वीकार किया है। इससे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि विशाखदत्त ने अपने नाटक में 5 संधियों का सम्यक रूप से प्रयोग किया है, और उन 5 संधियों के आधार पर ही उन्होंने अपने नाटक की कथा वस्तु की रचना की। यही कारण है कि उनका नाटक बांध कर रखता है सबको और अंत तक जिज्ञासाएं बनी रहती हैं। हालांकि इसमें अनेक प्रकार की कहानियों में कहानियां हैं, योजनाएं हैं, पहले अंक में योजना है और जाके किसी चौथे या 5वें अंक में उस योजना का जो है कारण समझ में आता है। फिर भी ये कथानक को संधियों के माध्यम से कवि ने इस प्रकार से बांध कर रखा है कि नाटक एक सफल नाटक के रूप में हमारे सामने आता है। मुद्रा राक्षस में प्रयुक्त इन संधियों की चर्चा करने से पूर्व मैं आपको सामान्य रूप से इन संधियों की जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि यदि हमें इन संधियों के बारे में पता होगा कि कौन सी संधि का क्या अर्थ है और क्या प्रयोजन है, तभी हम जब हम पढ़ेंगे नाटक तो हम वहाँ पे स्पष्ट कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है। तो पूर्व व्याख्यान में मैं आपको बता चुकी हूँ संधियों के नाम, और मैं ये भी बता चुकी हूँ कि 5 अर्थ प्रकृतियाँ और 5 अवस्थाएं मिलकर एक संधि बनाती हैं। अर्थात मुख्य संधि में बीज और आरंभ नामक अवस्था, बीज नामक अर्थ प्रकृति, आरंभ नामक अवस्था जो है वो प्रयुक्त होती है और उससे ही मुख्य संधि बनती है। तो इसी प्रकार से मैंने आगे आपको अन्य संधियों के विषय में भी अर्थ प्रकृतियाँ और अवस्थाएं किस प्रकार से संधि मिलकर संधि बनाती हैं, इस विषय में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको विस्तार से मुख्य संधि के लक्षण, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति आदि के लक्षण जो है वो बताना चाहूँगी हमारे नाट्य शास्त्र के अनुसार, हमारे अन्य जो साहित्य शास्त्र हैं उनके अनुसार। तो मुख्य संधि जिसका कि मैंने वर्णन पहले आपके सामने किया है, परंतु मुख्य संधि में बीज और आरंभ नामक अवस्था होती है। अब यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि बीज
अर्थ प्रकृति है और आरंभ अवस्था है। तो ये अर्थ प्रकृति और अवस्था में क्या अंतर है या ये क्या है? देखिए, अर्थ प्रकृति का संबंध नाटक के बाह्य रूप से है कि नाटक की जो कहानी लिखी जा रही है वो कहानी में किस तरह से पटकथा लिखी जाएगी, पहले क्या होगा फिर क्या होगा। परंतु उस पटकथा को जो प्रस्तुत करते हैं वो जो अभिनेता उस पटकथा जो लिखी गई है उसको प्रस्तुत करते हैं जिस प्रकार से, तो वो अवस्था कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ पहले मुख संधि की, तो मुख संधि में अर्थ प्रकृति है बीज और अवस्था है आरंभ। तो अब बीज जो है उसका जब लक्षण है वो नाट्य शास्त्र के अनुसार स्वल्प मात्रम समुत्सृष्टम बहुधा यद विसर्पति फलावसानम यद चैव बीजम तत्परिकीर्तितम। अब यहाँ पे बीज का लक्षण देते हुए नाट्य शास्त्र में कहा कि किसी भी रूपक या नाटक के आरंभ में जिसका बिल्कुल अल्प रूप में संकेत किया जाए, संक्षेप में संकेत किया जाए, और वो किसका संकेत, वो फल का कारण है। अर्थात जिस प्रयोजन को लेकर नाटक की रचना की जा रही है उस प्रयोजन का संक्षेप में थोड़ा सा जो है आभास दिलाना, उसकी सूचना प्राप्त होना ही बीज कहलाता है। और यही बीज जो है ये पूरी कहानी में जो है विस्तार को प्राप्त होता हुआ फलित होता है, फल के रूप में हमें नाटक के जो फल प्राप्ति है उसके रूप में हमें प्राप्त होता है। अब ये तो कहानी का है कि जो नाटक की कहानी है उसमें वो सूचना उस कहानी में कि किस प्रयोजन को लेकर नाटक की रचना होनी है और उसी के आगे फिर कहानी चलती है। परंतु इस बीज का आरंभ भी तो होना चाहिए। अब ये आरंभ जो है ये अवस्था है। ये जो बीज जो है समझ लीजिए बीज डाला जाता है वो किसी न किसी पात्र के माध्यम से, किसी न किसी वार्तालाप के माध्यम से वो बीज डाला जाता है। तो वो जो कहानी का बीज है वो जिसके द्वारा या जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में उसकी सूचना प्राप्त होती है वह अवस्था कहलाती है और उसी को हम आरंभ कहते हैं, क्योंकि बीज के द्वारा ही नाटक का आरंभ होता है। जैसे बीज यदि हम एक प्रकार के आम के फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उस आम से संबंधित बीज को ही तो हम उसमें डालेंगे। तो हम आरंभ करेंगे उस बीज का, अर्थात उसको मिट्टी खोदेंगे, मिट्टी खोद के उसके अंदर जो है उसको डालेंगे और फिर वही बीज धीरे धीरे फलित होता है, अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त होता हुआ वो फिर फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यही बात कथा वस्तु की भी है, कहानी की भी है कि कहानी का बीज अर्थात उद्देश्य को लेकर जो पटकथा लिखी जा रही है वो संक्षेप रूप में आरंभ में ही बता दिया जाता है और फिर उसका आरंभ किया जाता है पात्रों के द्वारा, और इन दोनों का जो संयोग है ये मुख संधि कहलाता है। तो ये जो सारा कार्यक्रम है, ये सब कुछ जो नाटक में होता है ये मुख संधि में होता है और इसे मुख संधि कहते हैं। तो बीज के विषय में मैंने आपको बताया और आरंभ का लक्षण देते हुए कहा असुख के मात्र बंधस्तु यद बीजस्य निबध्यते महतः फल योगस्य स खल्वारंभ इष्यते। तो यहाँ पे देखिए आरंभ के विषय में कहा कि असुख के मात्र बंधस्तु यद बीजस्य निबध्यते, जो बीज है, बीज डाला गया है
उसका जो औत्सुक्य जो है, जो उसकी उत्सुकता है वो, और महान फल के साथ उसका योग करना, ये आरंभ कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कहानी है उसके विषय में जो ज्ञात होता है कि इस कहानी में ये कार्य होना है। कार्य मीन्स अंतिम जो फल है, इस नाटक का जो अंत में परिणाम है वो, तो उसके प्रति उत्सुकता, और फिर जो बीज डाला गया है उस बीज में जो कही गई बात है उसका आरंभ करना, अर्थात उस बीज को फल से योग करने के लिए उसका आरंभ करना ही आरंभ नामक अवस्था है। तो इसका अर्थ है कि जिस कहानी जब शुरू होती है तो उस कहानी के जो प्रयोजन है, जिसके विषय में बता दिया गया है, सूचित कर दिया गया है किसी न किसी रूप में, उसका आरंभ किया जाना ताकि वो कहानी जो है वो फल की ओर अग्रसर हो, वही आरंभ कहलाता है। और इन्हीं दोनों से मुख संधि बनती है नाटक में। तो नाटक में सबसे पहले मुख संधि का होना अनिवार्य है। किसी भी नाटक में, किसी भी चलचित्र में, किसी भी कहानी में सबसे पहले मुख संधि का होना अनिवार्य है। सबको पता होना चाहिए कि ये जो कहानी लिखी जा रही है ये किसके लिए लिखी जा रही है, इसका क्या फल है, किस प्राप्ति के लिए ये कहानी लिखी जा रही है, और उसी दिशा में उसका आरंभ होना चाहिए। ये नहीं कि हमें पता नहीं कि इस कहानी का प्रयोजन क्या है, क्यों लिखी गई है, और कहानी आगे बढ़ती जा रही है तो वो कथा जो है वो जो कथानक है वो सफल नाटक के रूप में वो फलित नहीं होता है। तो इसी से मुख संधि, और मुख संधि के जो परिभाषा है वो है यत्र बीज समुत्पत्ति नाना अर्थरस संभवा, नाना अर्थरस संभवा काव्य शरीरानुगता तन्मुखम पहकेते था। तो यहाँ पे देखिए मुख संधि के बारे में बताया कि जहाँ पे बीज समुत्पत्ति, मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम नाटक में बीज की उत्पत्ति आवश्यक है, और वो नाना अर्थरस संभव, इसको हम आरंभ कहेंगे कि अनेक प्रकार के अर्थ और रस ऐसे ही सीधे साधे बता देना ये एक अलग बात है, लेकिन उसको रस के रूप में, उसको आनंददायक रूप में उसका बीज का आरंभ करना, बीज के बारे में बताना ही आरंभ है। और ये काव्य के शरीर से में अनुगत होने के कारण इसे मुख संधि कहते हैं। मुख संधि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में मुख का सबसे अधिक महत्व होता है, इसीलिए कहते हैं कि जो मुख है वो हमारे मन में क्या है उसके विषय में बताता है। तो इसीलिए कहा फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो इसी प्रकार से मुख संधि भी जो है वो पूरे नाटक के विषय में हमें जानकारी दे देती है। मैंने आपको बताया था कि विशाख दत्त ने एक पद्य के माध्यम से इन 5 संधियों का उल्लेख किया है। यद्यपि नामता नहीं किया, परंतु उनके पद्य के द्वारा उन संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इस पद्य में जो पहला जो इस पद्य की पंक्ति है, कार्योपक्षेपमादौ तन्मपि रचयन्, ये मुख संधि की ओर संकेत करता है। नाटक में प्रयुक्त मुख संधि, देखिए काव्य शास्त्रियों ने संधियों की परिभाषाएं दी हैं। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो ये मुद्राराक्षसकार ने भी मुख संधि की परिभाषा यहाँ पे दी है। तो उन्होंने कहा कार्योपक्षेपम आदौ, आदौ मीन्स मुख संधि में सबसे पहले है मुख होता है, मुख संधि होती है। तो आदौ मीन्स मुख संधि में कार्य उपक्षेपम तनुमपि, तनु बहुत ही थोड़े कार्य की सूचना, रचयन
रचयन, सूचना की रचना करते हुए। देखिए, रचयन और सूचना, इसकी जगह कुछ और शब्द भी प्रयुक्त हो सकता था। सूचना देते हुए ही तो हमने बताना है, लेकिन सूचना की रचना करना, रचयन मीन्स यहाँ पे आरंभ की ओर संकेत है। तो यहाँ पे कार्योपक्षेपम, कार्य का बीज, आर आदौ मुख संधि। तो मुख संधि में कार्य अर्थात जो फल है, जो उस नाटक का उद्देश्य है, तो उसका उपक्षेप, उसका उपक्षेप मीन्स उसका बीज, उसका तनु और थोड़ा सा उसका बीज रचयन, रचित करते हुए या बताते हुए। तो यहाँ पे बीज किस समय? आदौ, मुख संधि में, और रचयन बताते हुए, यहाँ पे रचयन मीन्स आरंभ की ओर, आरंभ नामक अवस्था की ओर संकेत है। उस बीज को पात्रों के माध्यम से और अभिनय के माध्यम से बताना ही जो है आरंभ नामक अवस्था कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर रचयन का प्रयोग किया गया है। तो ये मुख संधि की ओर संकेत है इस पद्य की इस पहली पंक्ति से। मैं आपको नाटक में कहाँ कहाँ मुख संधि, प्रतिमुख संधि इत्यादि हैं, ये बाद में जब जब मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो जब वह प्रकरण आएगा वहीं पर बताऊंगी। परंतु पहले मेरा प्रयोजन यह है कि आप लोगों को संधि क्या है ये समझ में आना चाहिए कि अमुक संधि क्या है। तभी हम स्वयं भी उस संधि को उस स्थल पर ढूंढ सकते हैं कि हाँ, ये वाला जो भाग है, ये जो अंश हैं, ये मुख संधि हैं या प्रतिमुख संधि हैं इत्यादि। तो अब मैं आपके सामने प्रतिमुख संधि के बारे में बात करूंगी। और प्रतिमुख संधि, जैसा कि पूर्व भी मैं बता चुकी हूँ कि पूर्व बिंदु नामक अर्थ प्रकृति और यत्न नामक अवस्था से मिलकर बनती है। बिंदु के विषय में उसका लक्षण है प्रयोजना नाम विच्छेदे यदविच्छेद कारणम यावत् समाप्तिर्बंधस्य स बिंदु परिकीर्तितः। अर्थात देखिए, इसमें है कि यदि किसी कारणवश जो कथा वस्तु है उसमें बीच में यदि कथा वस्तु टूट जाती है तो उस कथा वस्तु को फिर आगे बढ़ाना। देखिए, बहुत कठिन होता है नाटक की रचना करना। नाटक की रचना करते करते बीच में कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसे कथोपकथन आ जाते हैं जिससे कि वो ऐसा लगता है कि वो नाटक की कथा वस्तु जो है वो उससे भिन्न है और नाटक की कथा वस्तु से वो बिल्कुल अलग लगते हैं। परंतु बिंदु नामक अर्थ प्रकृति पुनः उन दृश्यों को नाटक की कथा वस्तु से जोड़ती है। तो कहानी इस प्रकार से चलाई जाती है, बनाई जाती है कि जो ऐसा लगता है कि ये इनका कोई संबंध नहीं है, ये कथा वस्तु टूट रही है, तो जो कथा वस्तु में जो टूटता हुआ इतिवृत्त है उसको जो ये बिंदु नामक अर्थ प्रकृति है वो आगे बढ़ाती है, उसका विस्तार करती है, इसलिए इसको हम बिंदु कहते हैं। तो जो बीज आरंभ में बताया गया था, अब उसी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अन्य दृश्य, अन्य कथाएं उसमें डाली जाती हैं। तो जब ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये कथा वस्तु जो है वो टूटने लगी है, आपस में संबंधित नहीं हो रही है, तब उस कथा वस्तु को जो जोड़ता है उसे बिंदु कहा जाता है। और वो बिंदु जो है ये तो अर्थ प्रकृति है और उसके लिए किया जाने वाला जो यत्न है। देखिए, कथा कहानी को तो आगे बढ़ा दिया, लिख दिया आपने आगे, और उस जो लिखी हुई कहानी है उसके लिए जो प्रयत्न करेगा तो वो उसको हम अवस्था कहते हैं, यत्न कहते हैं। और वो क्या है? अपश्यतः फल प्राप्तिम व्यापारो य फलम प्रति परंचौत्सुक्य गमनम प्रयत्न परिकीर्तिता। जैसे मैंने आपको बताया कि फल के प्रति जो व्यापार है, बिंदु कहानी है, इतिवृत्त है,
घटनाक्रम है जोड़ने के लिए टूटते हुए कथानक को, परंतु उसके लिए जो किया जाने वाला व्यापार है फल प्राप्ति की और कथानक को बढ़ाने के लिए जो व्यापार किया जाता है, एक्टिंग की जाती है, वो व्यापार जो है उसको क्या कहते हैं? यत्न या प्रयत्न कहते हैं। और इन दोनों से ही मिलकर जो संधि बनती है वो प्रतिमुख संधि है। तो मुख संधि के बाद अगली संधि है प्रतिमुख। तो दोनों का देखिए संबंध है, बीज हो गया, आरंभ कर दी कहानी, उसके बाद उसको जोड़ना है तो आगे बिंदु है जो कि कहानी में उसको आगे विस्तारित कर रहा है और उसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है फल की तरफ अग्रसर होने के लिए, और इसको प्रतिमुख संधि कहते हैं। और प्रतिमुख संधि का लक्षण देते हुए कहा गया, फल प्रधानोपायस्य मुख संधि निवेशिनः लक्ष्यालक्ष्यैवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखम तत्। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मुख संधि में जो उत्पन्न हुआ जो फल के मुख्य उपाय हैं उनका विकास जब होता है, मैंने बताया कि बीज तो हो गया, मुख संधि आरंभ भी हो गया, परंतु बीच में कहीं उच्छेद आता है या नाटक की कहानी में संबंध का जो है वो टूटने लगता है, तो उसका जो विकास है उसको आगे बढ़ाने का जो काम है, और कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य, अर्थात कुछ विकास कहीं दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कहीं लग रहा है कि फल मिलेगा, कहीं लग रहा है नहीं, ये फल में सहायक है, ये घटना या ये घटना सहायक नहीं है। तो ये जो है लक्ष्य और अलक्ष्य, इन दोनों को का उद्भेद, अर्थात दोनों के को देखना और लक्ष्य की ओर उन्मुख होना, लक्ष्य की ओर प्रवृत्त होना प्रतिमुख संधि कहलाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने मुख संधि और प्रतिमुख संधि की चर्चा की। मुद्रा राक्षस में भी प्रतिमुख संधि के बारे में उसी पद्य की जो दूसरी पंक्ति है उसका हमें पता चलता है, और वो है तस्य विस्तारम इच्छन। प्रतिमुख संधि में हम क्या करते हैं कि जो टूटता हुआ इतिवृत्त लगता है उसको ही विस्तार आगे किया जाता है फल की प्राप्ति की ओर। तो उसी बात को यहाँ पर इस पद्य की दूसरी पंक्ति के माध्यम से विशाख दत्त ने बताया, तस्य विस्तारम इच्छन, अर्थात उस बीज का विस्तार करने की इच्छा करता हुआ। तो देखिए किस प्रकार से विशाख दत्त को साहित्य शास्त्र का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने अपने नाटक में इन संधियों की प्रत्यक्षतः चर्चा नहीं की है, परंतु अप्रत्यक्षतः उन्होंने अपने श्लोक के माध्यम से उन संधियों के विषय में बताया है, और उन संधियों का प्रयोग अपने काव्य में भी अपने नाटक में भी भली भांति से किया है। तो इस प्रकार से ये प्रतिमुख संधि का वर्णन आपके सामने मैंने किया, और अन्य संधियों का वर्णन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार।